हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का सिलेबस देखते हैं। क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, काल, वाक्य, हिंदी वर्णमाला, कारक, विशेषण, क्रिया, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं रचनाएं, उपलब्ध अपठित बोध, लिंग, वचन, कारक, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द। वेलकम टू माय चैनल। आज की कक्षा की शुरुआत शुरू करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल क्विज के साथ। कि कहते हैं राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही निकलता है। चलिए इसी क्विज के साथ आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज की कक्षा का नाम है वाक्य। ठीक है। वाक्य तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिसे सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ निकलता है वाक्य कहलाते हैं या वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं हिंदी वाक्य रचना में क्रमशः कर्ता, कर्म, क्रिया होते हैं। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है। तो राधा में राधा जो हो जाएगा वो कर्ता हो जाएगा, और जो पुस्तक है वह कर्म हो जाएगी, और जो पढ़ती है वह हमारी क्रिया होगी। इस तरह से एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। हिंदी वाक्य रचना में क्रमशः कर्ता, कर्म, क्रिया होते हैं। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, तो राधा कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ती क्रिया हो गई। चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है उद्देश्य। नंबर 2 विधेय। इस तरह
उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, जबकि विधेय को इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। इस तरह से वाक्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे राधा नाच रही है। इस वाक्य में राधा नाच रही है, तो राधा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगी। उद्देश्य हो जाएगी। और जो नाच रही है वो प्रेडिकेट यानी विधेय हो जाएगी। ठीक है, इस तरह जो वर्ड है, सब वाक्य है, राधा नाच रही है, इसमें राधा उद्देश्य है और प्रेडिकेट विधेय हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य राधा, प्रेडिकेट राधा नाच रही है। के संबंध में वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं या उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण जैसे नंबर 1, राम ने खाना खा लिया। तो राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य। तो यानी कि इस पूरे वाक्य में क्या हो जाएगा? राम उद्देश्य। उद्देश्य वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण, राम ने खाना खाया, तो राम जो हो गया उद्देश्य। इसी तरह से अगला वाक्य अंग देखते हैं जो है कि विधेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेट। ये देखते हैं उद्देश्य की परिभाषा। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे उदाहरण, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो
तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें बच्चे जो हो जाएगा उद्देश्य, जबकि विधेय क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक, इस तरह से शुरू से देखते हैं। विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। उदाहरण, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं वो क्या हो जाएगा? विधेय। बच्चे जो हो जाएगा वो उद्देश्य। चलिए देखते हैं वाक्य के प्रकार। अगला जो रहेगा वाक्य के प्रकार क्या है उन्हीं को देखते हैं। या बोल सकते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। तो देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है। चलिए देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है या किया गया है। ठीक है, नंबर एक क्या होता है इस प्रकार है। नंबर एक, इस तरह वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है जो इस प्रकार है। नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक जो होता है वह रचना के आधार पर, और नंबर दो जो होता है वह अर्थ के आधार पर। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ रचना के आधार पर, फिर नंबर दो अर्थ के आधार पर। तो इस तरह से जो देखा वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। नंबर एक रचना के आधार पर, नंबर दो अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। चलिए अब देखते हैं आगे। जो रचना के आधार पर है वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। चलो देखते हैं। नंबर एक, रचना के आधार पर वाक्य का या वाक्यों का वर्गीकरण या भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। नंबर एक सरल वाक्य होता है, नंबर दो संयुक्त वाक्य, नंबर तीन मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले लिखता हूँ सरल वाक्य। सरल वाक्य। नंबर दो संयुक्त वाक्य। नंबर तीन मिश्र या मिश्रित वाक्य। इस तरह से एक बार फिर से देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। चलिए अब अगला जो देखते हैं रचना के आधार पर जो पहला है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है वो देखते हैं। नंबर एक सरल वाक्य। चलो इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। सरल वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य
या ऐसे वाक्य जिसमें ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया हो या एक ही कर्ता हो। हो तथा जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हों तो ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। तथा जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य ना हो, एक उद्देश्य हो, क्या होगा? सरल वाक्य कहलाता है। कहलाता है। इस तरह से देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य जैसे सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया या एक ही कर्ता हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे आप देखते हैं सरल वाक्य के कौन कौन से उदाहरण हैं वो देखते हैं। जैसे बिजली चमकती है, राधा नाचती है। तो पहले देखते हैं बिजली चमकती है। दूसरा है राधा नाचती है। मोहन खेलता है। इस तरह से उदाहरण देखे हमने। जैसे बिजली चमकती है, राधा नाचती है, मोहन खेलता है। ये सब जो है सारे सरल वाक्य के उदाहरण हैं। इस तरह से जो अगला प्रकार हमारा रहेगा वो है संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। या अब थोड़े कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। तो ये सारे जो हैं ये भी सरल वाक्य के उदाहरण हैं। राम बाजार जा रहा है। कह सकते हैं जाता है। राम ने रावण को मारा, राम बाजार जाता है। चलो थोड़ा अब अगला प्रकार जो है इसका देखते हैं। वो है संयुक्त वाक्य। सॉरी दोस्तों, संयुक्त वाक्य। थोड़ा हैंड राइटिंग में लिखने में थोड़ा कभी कभार वो हो जाता है। अगला प्रकार जो है देखते हैं संयुक्त वाक्य। तो समझते हैं संयुक्त वाक्य कैसे कहते हैं, परिभाषा समझते हैं। ऐसा वाक्य ऐसा वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों। दो या दो से अधिक उपवाक्य हों। या कह सकते हैं ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक वाक्यों के योजकों, या ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को योजकों, योजक समझते हैं योजक क्या होते हैं, योजकों ब्रैकेट और तथा एवं
से जोड़ा या जुड़े हों तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएंगे या कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को योजकों और तथा एवं से जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे चलिए अब देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं जो संयुक्त वाक्य होते हैं। उसके उदाहरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। चलिए अब समझते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं और किस तरह से योजकों के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो जैसे लिखते हैं राधा नाची और चली गई। राधा नाची और चली गई नंबर 1। नंबर 2 दीपक पढ़ा और सो गया। दीपक पढ़ा और सो गया। नंबर 3 मोहन और सोहन बाजार जा रहे हैं। मोहन और सोहन बाजार जा रहे हैं। संयुक्त वाक्य उदाहरण राधा नाची और चली गई। दीपक पढ़ा और सो गया। मोहन और सोहन बाजार जा रहे हैं। इस तरह से हमने देखा ये सारे जो उदाहरण हैं ये संयुक्त वाक्य हैं और उनमें और योजक के द्वारा जोड़ा गया है। इस तरह से जो जितने भी योजकों के द्वारा जोड़े गए शब्द होंगे वो क्या होंगे संयुक्त वाक्य होंगे। इस तरह से जो अगला वाक्य प्रकार है रचना के आधार पर वो है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्रित वाक्य। चलिए अब समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स या संयुक्त मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य जो एक मुख्य उपवाक्य ऐसे वाक्य जो एक मुख्य उपवाक्य तथा ऐसे वाक्य जो एक मुख्य उपवाक्य तथा एक ऐसे वाक्य जो एक मुख्य उपवाक्य तथा एक आश्रित आश्रित उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य के साथ तथा एक आश्रित उपवाक्य के साथ तथा आश्रित के साथ जुड़े हों अथवा एक से अधिक उपवाक्य हों। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे एक बार फिर से देखते हैं कहलाते हैं मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य जो एक मुख्य उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य के साथ जुड़ा हो अथवा एक से अधिक उपवाक्य हो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं मिश्र वाक्य कौन कौन से उदाहरण हैं समझते हैं कौन से वाक्य होते कौन से उपवाक्य के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 उदाहरण
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी दोनों एक आश्रित वाक्य हैं, दोनों एक साथ से आश्रित जुड़े हुए हैं। अगला जैसी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो है एक दूसरे पे आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। जब मैं घर पर पहुंचा तब खाना बन चुका था। यानी जब मैं घर पहुंचा तब खाना बन चुका था, ये भी क्या है, दोनों एक आश्रित है। यानी जब मैं घर पहुंचा तब क्या हुआ था, खाना बन चुका था। ये क्या है, एक दूसरे पे आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जब मैं घर पहुंचा तब खाना बन चुका था। ठीक है, चलो इसी तरह से अगला देखते हैं। अगला इसके उदाहरण जो कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। जब परिश्रम यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, तो यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। ठीक है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, इस तरह से ये सब क्या है, ये सब मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रकार है वो देखते हैं। वो प्रकार जो है हमारा वो है अर्थ के आधार पर प्रकार। जो अर्थ के आधार पर प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, इस तरह से पहला जो सेकंड जो बी है, यानी जो वाक्य के वर्गीकरण था, पहला वाक्य हमने पढ़ लिया है। वो कौन सा था, वो रचना के आधार पर 3 होकर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये प्रकार जो हमारा है, ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, या कह सकते हैं 8 भेद हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं नंबर वाइज। जैसे क्या कह सकते हैं, जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। यानी कहने का मतलब है जो 8 भेद हैं मैं आगे लिखने जा रहा हूँ या लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखने जा रहा हूँ। चलिए सभी को बारी बारी करके देख लेते हैं कि वाक्य के कौन कौन से प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। चलिए सभी को बारी बारी देख लेते हैं। इस तरह से अर्थ के 8 प्रकार के जो भेद हमने बताए वो होते हैं। पहला होता है, या बोल सकते हैं आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निश्चय विस्मयादिबोधवाचक। ठीक है, इच्छावाचक, संदेहवाचक। इस तरह के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 हम लिख रहे हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, पहला देखा संदेहवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, और तीसरा जो है वो हमारा रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य। पहला हो गया संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इस तरह से हमने 3 भेद देख लिए। अगला चौथा भेद देख लेते हैं, जो है आज्ञावाचक वाक्य। यानी इस तरह से हमने 4 भेद देख लिए। नहीं, पहला एक संदेहवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, और आज्ञावाचक, और 5वां भेद है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य।
जो अगला प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है, जिसमें हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि शब्दों का जो भेद होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। चलिए सबको बारी बारी देखते रहें। तो इस तरह से हमने देखा संदेहवाचक वाक्य और निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, और जो अगला प्रकार मैं लिख रहा हूँ छठा प्रकार वो विस्मयादि बोधक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद: संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। चलिए इस तरह से सभी को जो 6 प्रकार हो गए, अगले 2 प्रकार और देख लेते। तरह से देखा संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। ये थोड़ा दोस्तों सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। फिर से मैं अगला जो प्रकार 7वां प्रकार है वो लिखने जा रहा हूँ। 7वां जो प्रकार है वो विधानवाचक वाक्य और 8वां प्रकार है जो इच्छावाचक वाक्य। तो मैं 7वां प्रकार लिखने जा रहा हूँ विधानवाचक वाक्य। क्या है 7वां प्रकार? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य पहले हमने देखे संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। अगले जो प्रकार है हमारा विधानवाचक वाक्य, और जो लास्ट प्रकार अंतिम प्रकार 8वां है वो है इच्छावाचक प्रकार, ठीक है। इस तरह से हमने अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद देखे। अगला जो 2 प्रकार है विधानवाचक वाक्य और अंतिम है इच्छावाचक वाक्य। अब सभी को बारी बारी करके सभी की परिभाषा और उसके उदाहरण समझते हैं। चलिए वीडियो में बने रहें दोस्तों। अभी तक आपने इतना वीडियो देखा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि पूरा जो वाक्य टॉपिक है पूरा पढ़ के जाएं। पहला है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। इसको चलिए समझते हैं। संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों में संभावना या संदेह का बोध होता है या बोध हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में संभावना या संदेह का बोध हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जैसे उदाहरण, शायद राजीव सफल हो जाए। देखते हैं उदाहरण नंबर 1, शायद राजीव सफल हो जाए। शायद राजीव सफल हो जाए। शायद राजीव सफल हो जाए। इस तरह से हमने देखा ये जो उदाहरण है शायद राजीव सफल हो जाए, ये संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह से अगला कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 2, शायद आज वर्षा होगी। और इस तरह से शायद आज वर्षा होगी। शायद वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज मीरा खेलती। पहला देखा शायद आज वर्षा होगी, फिर दूसरा है शायद आज मीरा खेलती है, शायद मीरा खेलती। इत्यादि। वैसे देखते हैं संदेहवाचक वाक्य, शायद आज वर्षा होगी, शायद मीरा खेलती। ये सब जो वाक्य क्या है? संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं।
ले इसी तरह से अगले देखते हैं जो निषेधात्मक वाक्य होता है या निषेधवाचक वाक्य होते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव वाक्य या नकारात्मक वाक्य। चलिए नंबर 2 देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। क्या है दोस्तों अगला? निषेधवाचक वाक्य, जैसा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेगेटिव वाक्य या निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। चलिए देखते हैं। तो इसका निषेधवाचक वाक्य होते हैं या कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिसमें काम के ना होने का बोध हो, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे लिखने से ऐसे वाक्य जिनमें ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में काम के ना होने का बोध हो, काम के ना होने का बोध हो, या ऐसे वाक्य काम ना होने का बोध हो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे चलिए देखते हैं एक बार फिर से निषेधवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में काम के ना होने का बोध हो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राम घर नहीं जाएगा, सीता नहीं नाचेगी, राम नहीं खेलेगा, मोहन घर नहीं जाएगा। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। तो पहला मैंने लिख दिया है राम घर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगले कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। एक तो जो नेगेटिव सेंटेंस है इंग्लिश में बोलते हैं या निषेधवाचक वाक्य कुछ अन्य उदाहरण। नंबर 2 आप या आज वर्षा नहीं होगी, आज वर्षा नहीं होगी, आज वर्षा नहीं होगी। अगला है आज वह स्कूल नहीं जाएगा, आज वह स्कूल नहीं जाएगा। इस तरह से जो ये वर्ड लिखे इसमें देखो सभी वाक्यों में नेगेटिव वाक्य का जिक्र है, नहीं वाक्य जैसे आज वर्षा नहीं होगी, आज वह स्कूल नहीं जाएगा। तो इन दोनों वाक्यों में क्या है, नहीं वर्ड का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस या निषेधवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों अगला देखते हैं। जो अगला प्रकार रहेगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, कौन कौन से उदाहरण हैं। चलिए नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक या वाक्य इसे को इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन, इसमें बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए प्रश्नवाचक वाक्य उदाहरण देख लेते हैं। कौन कौन से प्रश्नवाचक वाक्य उदाहरण है। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने के ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है या होता है। हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है या होता है। एक बार फिर से देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्नवाचक के वाक्य क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। तो दोस्तों क्या है, हॉट, होई, व्हेयर यानी क्या, क्यों, कौन शब्द लगे बीच में लगे। जैसे है अगला, राम बाजार क्यों जाता है, उसमें देखो व्हाई यानी क्यों, क्यों वर्ड लगा हुआ है, तो राम बाजार क्यों जाता है, तो इस तरह से इसमें क्यों वर्ड जो लगा हुआ है या इस बात का इंडिकेटर है या इंडिकेट करता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है, राम ने रावण को क्यों मारा, जो क्यों वर्ड जो है दोस्तों इसमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। राम ने रावण को क्यों मारा। अगला जो उदाहरण है, आज वर्षा क्यों हो रही है, तो जो आज वर्षा क्यों हो रही है, तो इसमें वर्षा क्यों हो रही है, जो क्यों वाक्य ये भी प्रश्नवाचक वाक्य को इंडिकेट करता है। ठीक है, आज वर्षा क्यों हो रही है। इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य उदाहरण, राम बाजार क्यों जाता है, राम ने रावण को क्यों मारा, आज वर्षा क्यों हो रही है। चलिए, इस तरह से हमने प्रश्नवाचक के उदाहरण देखे। जो अगला हमारा प्रकार रहेगा, ऐसे दोस्तों अगला हमारा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं जो हमारा अगला प्रकार है वो 4 नंबर है, वो है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य देख लेते हैं क्या होता है। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं और समझते हैं आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है। ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा या उपदेश आदि का भाव प्रकट हो क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे लिख रहा हूँ मैं इसकी डेफिनेशन, ऐसे वाक्य क्या है, ऐसे वाक्य सर दोस्तों कुछ थोड़ा इसमें कैमरा इशू आ गया था, तो इसलिए मैं दोबारा वाक्य को लिख रहा हूँ आज्ञावाचक वाक्य, क्योंकि कैमरा में कुछ स्टोरेज की शायद या रिसीव हो रहा होगा, कैमरा को इशू रहा होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं, जिन वाक्यों में आज्ञा उपदेश आदि का भाव प्रकट हो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों में आज्ञा उपदेश आदि का भाव प्रकट हो, आदि का भाव हो, आदि का भाव प्रकट हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। चलिए समझते हैं, जिन वाक्यों में आज्ञा उपदेश आदि का भाव प्रकट हो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, बड़ों का सम्मान करो, क्या सम्मान करना क्या है, एक आज्ञा मानना ही तो है। तो इस तरह से ये जो बड़ों का सम्मान करो वर्ड क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, आज्ञावाचक वाक्य के बाद मेरी आज्ञा का पालन करो। इस तरह से जिन वाक्यों में आज्ञा उपदेश आदि का भाव प्रकट होता है, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि आज्ञावाचक में हमेशा क्या है, किसी का आज्ञा मानना होता है, पालन करना होता है, या किसी का उपदेश मानना होता है। तो इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, या इन वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य भी बोले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो अगला प्रकार हमारा है वो देखते हैं, वो है संकेतवाचक वाक्य। क्या है, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अगला प्रकार जो है हमारा संकेतवाचक वाक्य, इसको देख लेते हैं वो क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसकी परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण भी क्या है। चलो समझते हैं, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया
दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया किसी किसी दूसरी दूसरी जिन वाक्यों में क्रिया किसी दूसरी क्रिया क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, ये किस तरह का उदाहरण है? ये संकेत, यानी संकेत हो रहा है यदि वर्षा होती तो फसल हमारी भी अच्छी होती। तो ये कैसा है? एक संकेतवाचक वाक्य है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है। तो इस तरह का जो उदाहरण है संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। नंबर 6 विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी जो विस्मयादिबोधक वाक्य है वो देख लेते हैं क्या है। इसकी डेफिनेशन के आधार पर अगला पेज जो है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य किस तरह के होते हैं? जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का भाव प्रकट होता है, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का भाव प्रकट हो तो ऐसे वाक्यों को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा, आश्चर्य, शोक, घृणा, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव आदि का भाव आदि का भाव प्रकट होता है या प्रकट हो तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। से वाह कितना सुंदर नजारा है, वाह कितना कितना सुंदर नजारा है। इस तरह देखते हैं जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसका अगला उदाहरण देखते हैं। छी कितनी गंदगी है, या कह सकते हैं छी कितनी बदबू है। जो इस तरह के उदाहरण हैं क्या है? ये सब विस्मयादिबोधक वाक्य के उदाहरण हैं। छी कितनी गंदगी है। अगला है आह कितना मजा आ गया। हाँ
कितना मज़ा आ गया। तो अभी जो उदाहरण है इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा होता है। तो ये क्या है? कितना मज़ा आ गया। ये क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य है। चलिए इसी तरह से अगला उदाहरण मैं देखता हूँ, वो है तरह से अगला जो प्रकार है वो है विधानवाचक वाक्य। ठीक है? विधानवाचक वाक्य वो होते हैं ऐसे वाक्यों को जिन वाक्यों में क्रिया कार्य करने की जानकारी का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य। चलिए लिखते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य यानी जिसमें कार्य किया जा रहा हो या कार्य करने की जानकारी मिल रही हो, तो क्या कहते हैं? विधानवाचक। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिन वाक्यों जिन वाक्यों में क्रिया के सॉरी दोस्तों, इसमें वाक्यों में जो वर्ड है वो गायब है, वही लिख रहा हूँ। उसके बाद इन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की जानकारी का बोध हो, तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की जानकारी का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहलाता है। ठीक है? उदाहरण के तौर पे देखते हैं, राम पढ़ रहा है। जैसे राम पढ़ रहा है। मोना नाच रही है। सीता गीत गा रही है। अगला है, पहला क्या? राम पढ़ रहा है। दूसरा मोना नाच रही है। सीता गीत गा रही है। क्या है? सीता गीत गा रही है। राम पढ़ रहा है। मोना नाच रही है। सीता गीत गा रही है। सीता इत्यादि। अगला है आठवां, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों वाक्यों में इच्छा या शुभकामनाओं इत्यादि का भाव प्रकट हो, वो क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। देखें, शुभकामनाएं। जिन वाक्यों में इच्छा या शुभकामनाएं जिन वाक्यों में इच्छा या शुभकामनाएं इत्यादि का भाव प्रकट हो, इच्छा या शुभकामनाएं इत्यादि का भाव प्रकट हो, जिन वाक्यों में इच्छा या शुभकामनाएं इत्यादि का भाव प्रकट हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं दोस्तों, क्या है इसका? ठीक है? तुम्हारा भला हो, जय हो, विजय हो। क्या है? तुम्हारा भला हो, जय हो, विजय हो। तुम्हारा भला हो। तुम्हारा भला हो नंबर 1। अगला है जय हो। जय हो क्या है? इच्छा है। आप किसी की जय हो नारा लगा रहे हो तो क्या है? आपकी इच्छा तो है, तभी तो दे रहे हो। अगला है विजय हो। आपकी इच्छा है किसी की विजय हो, इसलिए तो ये क्या है? जय हो, विजय हो। ठीक है? जय हो, विजय हो। इस तरह से एक बार देखते हैं इच्छावाचक के वाक्य क्या है। जिन वाक्यों में इच्छा या शुभकामनाएं इत्यादि का भाव प्रकट हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तुम्हारा भला हो, जय हो, विजय हो। ठीक है? इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जिनमें इच्छाएं हों या शुभकामनाएं हों इत्यादि का भाव प्रकट हो, तो इस तरह के भाव को क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसका कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, वो क्या होंगे? चलिए समझते हैं। भगवान भगवान तुम्हें सरकारी नौकरी दे। ये क्या है? तुम्हारी इच्छा ही तो है, सरकारी नौकरी पाना इच्छा ही तो है। लेकिन क्या है? इसके लिए क्या करना होगा? आपको परिश्रम करना होगा, हमारी क्लासेस देखनी होगी, रेगुलर हमें फॉलो करना होगा। ठीक है? या कह सकते हैं
हमें या किसी अन्य व्यक्ति को जिससे आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगला है तुम्हें भगवान तुम्हें सरकारी नौकरी दे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे सारे वीडियो देखते रहें। हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी, खासकर अभी टारगेट बैच ये है उसके लिए जिसके लिए तो क्या बोलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेकिन ऐसा नहीं सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगला है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इस तरह से क्या करें, हमारे वीडियो को देखते रहें और जितने यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे वीडियो हैं जल्द ही जल्द आपको मिलते रहेंगे, कभी रिकॉर्डेड तो कभी PDF फॉर्म में। लेकिन आपको जितने भी एग्ज़ाम से पहले जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे, तो डोंट वरी। तो चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, साथ में बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे क्या होगा आपको जैसे मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।